हम लोग अपना देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम आखिर अपने देश को डेवलप कैसे करें। क्योंकि अगर किसी देश को डेवलप करना है तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है कि हमारे पास कुशल कारीगर हो, क्योंकि बिना कुशल कारीगर के हम किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और इसलिए सरकार ने एक थीम तैयार की, एक योजना तैयार की, एक कानून बनाया कि हम अपने देश के अंदर अपने कुशल कारीगर पैदा करेंगे। और उन्होंने कानून के द्वारा चाहे निजी क्षेत्र के कारखाने हों, चाहे सरकारी क्षेत्र के कारखाने हों, चाहे अर्ध सरकारी क्षेत्र के कारखाने हों, सभी को ये निर्देश जारी किए कि जितने भी कुशल कारीगर हैं आपके पास, उसका कम से कम 3% आप नए बच्चों को प्रशिक्षण दे करके नया कारीगर बनाने का काम करेंगे। और जिनको आज हम लोग एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत प्रशिक्षु के रूप में जानते हैं और मानते हैं। और उस समय बहुत लंबे समय तक जो हमारे ये बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, अमूमन जिन संस्थानों में वो काम करते थे वो संस्थान खुशी खुशी उन्हें अपने यहाँ समायोजन कर लेते थे, वो बच्चे वहीं समायोजित हो जाते थे। और अगर वो कुशल कारीगर थे तो निश्चित तौर पर उनको स्किल्ड वर्कर के रूप में नियुक्ति मिलनी चाहिए थी और जो मिल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रशिक्षण बढ़ता गया, सरकार की नीतियां और नीति बदलने लगी, तो उन्होंने ये जो नियमानुसार तमाम बच्चे कुशल कारीगर के रूप में ट्रेनिंग करके निकल रहे थे, उनके हाथ में हुनर था लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही थी। और सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि हमने आपको ट्रेनिंग जरूर कराई है लेकिन हमारे पास जॉब की गारंटी नहीं है, जॉब आपको स्वयं ढूंढना होगा। लेकिन हम लोग को व्यक्तिगत तौर पर इस बात की बहुत ही खुशी है, गर्व है कि जो हमारे तत्कालीन उस समय सहायक महामंत्री हुआ करते थे, जो वर्तमान में हमारे महामंत्री हैं परम आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी, उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया कि हमारे पास रेलवे इंडस्ट्री में 50,000 करीब प्रशिक्षित बच्चे हैं जिनके पास हुनर है, जिनके पास कौशल है और ये भारतीय रेल को बहुत अच्छा इनपुट दे सकते हैं और हमारे पास वैकेंसियां हैं। और उन्होंने इस सवाल को लेकर के लगातार रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल मंत्रियों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। जब बातचीत से बात नहीं बनी तो उन्होंने तमाम उन रेल अप्रेंटिसों को जोड़ने का, उत्साहित करने का, प्रोत्साहित करने का काम किया कि भाई आप लोग युवा हो, आप में जोश है, आपका कल का उज्जवल भविष्य है, आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके इसमें संघर्ष करो। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे हजारों एक्ट अप्रेंटिस के साथियों ने आदरणीय महामंत्री जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ अपने रोजगार के अधिकार के लिए लड़ने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया। और उसका सुखद परिणाम निकला कि हम 100% तो सफल नहीं हुए, क्योंकि निश्चित हम सबको हम तो लोग मानते हैं कि वो कुशल कारीगर थे, उनका समायोजन कुशल कारीगर के रूप में होना चाहिए था। लेकिन जो बेरोजगारी की भयावहता थी, जो देश में बेरोजगारी की स्थिति थी, उसको देखते हुए तमाम हमारे अप्रेंटिस साथियों ने, हमारे महामंत्री ने, हमारे नेतृत्व ने ग्रुप डी के अंदर ही उन तमाम साथियों को संयोजन करने के लिए तैयार किया। और एक समय हजारों की तादाद में हमारे एक्ट अप्रेंटिस साथी हमारे बीच में आए, जो आज बेहतर सेवाएं रेल को देने का काम कर रहे हैं। तमाम उनमें साथी आज यूनियन के अंदर आगे बढ़ करके यूनियन को भी नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है उसने फिर से अपनी नीति और नीयत को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए जो तमाम सरकारी उपक्रम है या प्राइवेट सेक्टर है
उसके अंदर जो प्रशिक्षु कर्मचारी हैं, जो हमारे वो भले ही कौशल की विकास की बात करते हो, वो भले ही स्किल इंडिया की बात करते हो, लेकिन अपने ही स्किल कर्मचारियों को, अपने स्किल युवाओं को कहीं भी रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं, समायोजन करने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे महामंत्री जी ने जब इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ने का काम किया, तो भारतीय रेलवे के ऊपर एक समझौता हुआ कि कुल जितनी भी वैकेंसियां ग्रुप डी की निकलेंगी, उनका 20% प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह आरक्षण हो गया। एक दो बैचों में उनका एग्जाम भी हुआ, लेकिन चूंकि बात सही है कि 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब बच्चा 5 साल 7 साल सड़कों पे घूमता है, तो उसने जो पढ़ा है, जो सीखा है, धीरे धीरे वो तमाम चीज़ें भूल जाता है। इसलिए वो तमाम साथी युवा होने के बावजूद, जोश से भरपूर होने के बावजूद, जो हम चाहते थे कि 20% कोटा 100% फिलअप हो जाए और हमारे इन तमाम प्रशिक्षित कर्मचारियों को रोजगार का एक अवसर मिल जाए, उसमें हम सफल नहीं हुए। और ये स्थिति देखने के बाद आज एक बार फिर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे यूनियन पूरी शिद्दत, पूरी ताकत के साथ इस बात का प्रयास कर रही है, संघर्ष कर रही है कि जिस तरीके से पुराने तमाम हजारों हमारे एक्ट अप्रेंटिसों का समायोजन जोनल स्तर पर महाप्रबंधक के माध्यम से हुआ है, ठीक उसी प्रकार से समायोजन की वो प्रक्रिया महाप्रबंधक के माध्यम से फिर से शुरू हो। इसके लिए हमारे महामंत्री लगातार सतत प्रयत्नशील है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे तमाम एक्ट अप्रेंटिस के साथी भी, जो उनके अंदर तमाम ऊर्जा है, ताकत है, उसको लेकर के आगे बढ़ के संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, उसकी जो नीति है, नियत है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो किसी से छुपा नहीं है। आज एक तरफ हम तमाम अपने एक्ट अप्रेंटिस साथियों को समायोजन करने के लिए प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सरकार और रेल प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, सरकार की जो नीति और नियत है, उसके माध्यम से उनका भविष्य असुरक्षित किया जा रहा है। अभी तमाम साथियों को मालूम है कि अभी सरकार ने एक नया शब्दावली का इजाद किया है। हमारे देश की परम आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा है कि नेशनल मौद्रीकरण पाइपलाइन के माध्यम से हमको पूरे देश के अंदर 6 लाख रुपए करोड़ रुपया अर्जित करना है, और उसमें भी 1,52,000 करोड़ रुपया भारतीय रेल से हमको कमाना है। और इसके लिए वो हमारे स्टेडियम, इसके लिए हमारे गुड सेट, इसके लिए हमारे स्टेशन, इसके लिए हमारे तमाम दूसरे जो संसाधन है, उपक्रम है, उनको लीज पर, किराए पर देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपनी जो संपत्ति लीज पर दे रहे हैं, जो किराए पे दे रहे हैं, उसका स्वामित्व हमारे पास ही रहेगा। लेकिन इस सवाल पर देश के लोगों का, हमारे जैसे लोगों का और फेडरेशन का मानना है, ये सफेद झूठ है। अगर एक बार हम अपनी संपत्ति किसी के पास गिरवी रख देंगे, किराए पे दे देंगे, तो निश्चित तौर पर देखने के लिए भले हमारा स्वामित्व रहे, लेकिन उसका असल मालिक वही होगा जो उस समय उस पर काबिज होगा, और वो हमारी तमाम संपत्तियों को बर्बाद कर देंगे, और उसका सीधा परिणाम और दुष्परिणाम रेल उद्योग को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज जो सरकार, चाहे एक्ट अप्रेंटिस के साथी हो उनके सामने, चाहे जो तमाम रेलवे कर्मचारी हैं उनके सामने चैलेंज खड़ा कर रही है, तो हम सबको इकट्ठा होकर के भारत सरकार की नीति और नीयत के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए ARF आपकी अगुवाई करने के लिए सदैव अग्रसर रहा है, अग्रसर है और आगे भी अग्रसर रहेगा। अभी 11-12 अक्टूबर को पटना की उस पावन धरती पर, जहां कभी लोकनायक जयप्रकाश ने गांधी मैदान में
संपूर्ण क्रांति का नारा दे करके पूरे देश के अंदर इंदिराशाही के खिलाफ पूरे देश का माहौल बनाने का काम किया था। फेडरेशन अपनी कार्यकारिणी स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती पर करने जा रहा है और मुझे विश्वास है लोकनायक जयप्रकाश जी के जन्म दिवस पर पूरे देश के ऑल इंडिया फेडरेशन की कार्यकारिणी निश्चित तौर पर भारतीय रेल को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए कोई न कोई एक मुकम्मल फैसला लेगी और इस देश का कर्मचारी और इस देश का एक अप्रेंटिस इकट्ठा होकर के एआरएफ के उस फैसले का पूरा समर्थन ही नहीं करेगा, उस आंदोलन की अगुवाई करेगा और एआरएफ के झंडे को आगे लेकर चलने का काम करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।